आज जॉन कीट्स के फेमस पोएम ऑड टू ऑटम को सरल और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। या ऑड टू ऑटम बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के 12th क्लास में दिया गया है। तो थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में जान लेते हैं। जॉन कीट्स बर्थ 1795, डेथ 1821, यानी कि बर्थ इनका जन्म हुआ था 1795 में, डेथ 1821 में। इस तरह से मात्र 26 वर्ष रहे। हिज फेमस वर्क में क्या है? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि 1814 में आया। उसके बाद पोएम्स आया 1817 में, पोएम्स 1817 में आया। इंडेमियन आया उसके बाद। पोएम्स है जो बहुत सारा पोएम का संग्रह है, जो कि 1817 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद इंडेमियन आया, उसके बाद आया ऑन इंडलेंस, उसके बाद आया ऑन ए ग्रेसियन, और फिर आया टू साइकी, टू ए नाइटिंगेल, ऑन मेलानकली। उसके बाद 8 नंबर है ऑन मेलानकली। अब हम लोग पोएम को, ऑड एक तरह का पोएम होता है जिसमें पोएट है जो किसी को संबोधन करता है। तो यहाँ ऑड मतलब संबोधन किसको कर रहा है? पोएम ऑटम को, शरद ऋतु को। तो ऑड मतलब संबोधन करना होता है। ये एक प्रकार का पोएम है। तो शरद ऋतु को संबोधन कर रहा है, शरद ऋतु के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर कि शरद ऋतु में किस तरह से पेड़ पौधा, खेत खलियान हरी भरी हो जाता है, फल फूल से भर जाता है। उसी के बारे में यहाँ पर पोएम, एक पोएट है जो शरद ऋतु पर पोएम लिखे हैं, उसको संबोधन करते हुए पर्सनिफाइड किए शरद ऋतु को। तो पोएम को हम लोग पढ़ते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज bosom friends of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless, with fruits the vines and rounds the thirst eves run, to wend with the apples and most cottage tree, and fill all fruits with ripeness to the core, to swell the gourds and the plums, the hazel shell, with the sweet kernel to see budding more, and still more lighter flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy shell। अब फर्स्ट स्टेंजा को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा कितने लाइन का है? इस पोएम में टोटल 3 स्टेंजा है, जो प्रत्येक स्टेंजा में 11 लाइन है। इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पोएट बोल रहे हैं, शरद ऋतु को संबोधन करते हुए बोल रहे हैं कभी यहाँ पर पोएट कि शरद ऋतु के बारे में बताते हैं कि कैसे शरद ऋतु को धुंध, यानी कि मिस्ट, कोहरा जिसको बोलते हैं, का मौसम माना जाता है। शरद ऋतु को धुंध, कोहरा का, मिस्ट का मौसम माना जाता है। जब बादल नीचे लटके होते हैं, ऐसा लगता है कि बादल है जो जमीन को छू रहा है, और फल और रस मधुर फलदायी होता है, यानी कि पेड़ पौधे में फल पूरी तरह से लग जाता है और उसमें रस भर जाता है। और इस तरह से शरद ऋतु में पेड़ पौधा में फूल फल पूरी तरह से लग जाता है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं हर चीज की बहुआती होती, मतलब प्रत्येक चीज जो यहाँ पर पृथ्वी पर है, सब चीज में सब कुछ आ जाता है। मिट्टी है उपजाऊ हो जाता है, या अधिक सामान्य शब्दों में कहें कि सभी चीज उपजाऊ हो जाता है और उपदायक हो जाता है। इसलिए यहाँ कवि का विचार है, आप बोलते हैं कि भूमि बहुत सारे फल पैदा करती है और इससे भी अधिक उत्पादन करना कोई समस्या नहीं है। इसलिए शरद ऋतु कोहरे और शांत का मौसम होता है, सीजन होता है। शरद ऋतु भावनाओं से जुड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य को इसी समय सब चीज मिलता है, पेड़ पौधा से, धरती से। यह मौसम सूरज का भी घनिष्ठ मित्र होता है। यहाँ बोला गया है जो शरद ऋतु है, ऑटम सीजन है, क्लोज bosom फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन, यानी कि सन का घनिष्ठ मित्र होता है। conspiring with him how to load and bless, with fruits the vines that round the thirst eves run,
थैस्ट घास फूस जो होता है इव्स छिपकर रन ऊपर चला जाता है। टू बेंड विद द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, सभी फल एप्पल का जो वृक्ष होता है वो फल से क्या होता है, झुक जाता है। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद द राइपनेस टू द कोर, और अंदर तक पूरी तरह से सब फल पक जाता, यानी कि एप्पल में रस आ जाता है। आगे बोलते हैं कि जिसकी यानी कि सूरज है जो ऑटम सीजन का घनिष्ठ मित्र बन जाता है इस सीजन में, जिसकी गर्मी और रोशनी से सभी फलों और सब्जियों की लताओं को उगने मदद करता है, जो फार्म हाउस की छतों के किनारे लिपटी हुई है। शरद ऋतु सूरज के साथ छत के चारों ओर लहलहाती लताओं को फल देती है और आशीर्वाद देने की योजना बनाती है। छप्पर पर नरकट और कोई अन्य पौधा होता है जिसका उपयोग छत को ढकने के लिए किया जाता है। सेब उन पेड़ों की शाखाओं को झुकाते रहते हैं शरद ऋतु में, जिन पर वे उगते हैं, यानी कि फलते हैं, उगते हैं, और कोई काई से ढके हुए होते हैं। काई जो हरा सा होता है, काई भी सगरो भर जाता है यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि एक मोटी और कम हरी चीज होता है जो लगभग किसी भी चीज पर उग सकते हैं। फल पूरी तरह से पके हुए हो जाते हैं, पक जाते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि फल अपने पूरे आकार में बढ़ जाता है और उसे काटा जाना चाहिए। लौकी बड़ी और भरी हो जाती है और हेजल के गोले मोटे अखरोट के साथ मोटे हो जाते हैं। फूलों की नई कलियां उग जाती है और बढ़ती जाती है। जब एक कलियां खिलती है तो मधुमक्खियां फूलों के पराग को चारों ओर इकट्ठा होती है। उन मधुमक्खियों ने सोचा कि गर्मी हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि गर्मी में इतने सारे फूल और इतने सारे पराग आए हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते अब शहद से भर गए हैं। गर्मियों में मेवे और फूल बनाए गए और गर्मियों की सारी फल तब बढ़ती जा रही है जब वह तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक कि वह काट लिया न जाए। अनटिल दे थिंक वार्म डे विल नेवर सीज, बीच या मधुमक्खी सोचती है for summer has overbrimmed their clammy cell। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं क्या कहता, who hath not seen thee, thee ओल्ड इंग्लिश में यू को बोलते हैं, oft मतलब अक्सर, amid thy माने योर होता है मॉडर्न इंग्लिश में, स्टोर, sometimes how whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, on a half ripened furrow, sound asleep, drowsed with the fume of the poppies, while thy hook spares the next swath and all its twined flowers, and sometimes like a granary those keep a steady thy laden head across a brook, or by the cider press with patient look, though watchest the oozing hours by hours। अब सेकेंड स्टेंजा को समझते हैं। इसमें पोएट है जो क्या कहना चाह रहा, तो इसमें पोएट कहते हैं कि पतझड़ के मौसम से एक प्रश्न पूछते हैं कि तुम पर किसने ध्यान नहीं दिया। आगे उन्होंने बताया कि जो कोई व्यक्ति पतझड़ के मौसम को खोजने के बारे में भटकता हुआ पाया जाता है वह संभवतः इसे अनाज के भंडारण वाले भवन के फर्श पर आलसी ढंग से बैठा हुआ पाता है। कवि ने मौसम के बारे में बताया है कि हल्की हवा द्वारा उठाए जाते हैं जो बालों के रेशों को अलग करते हैं, जिसका अर्थ है कि हार्वेस्ट गेहूं के दाने के घटकों को कैसे अलग करता है, यानी कि जब गेहूं फसल पक जाता है खेत में तो किस तरह से हार्वेस्टिंग होता है और गेहूं को अलग किया जाता है उसके पौधे से। पतझड़ को बाहर खेत में पाया जा सकता है और जो कोई भी पतझड़ के मौसम को खोज सकता है वह खेतों की अच्छी गहरी नींद में सोया मिलेगा। मतलब जो किसान है जो खेत में काम करता है तो उसको रात में अच्छी तरह से गहरी नींद आता है। दिन हो रात हो हवा चलती है तो अपने काम करने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। अधूरी फसल की कतारे में काम करने के बाद जो नींद आता है किसानों को, उसी के यहाँ पर
बहुत ज्यादा ही नींद आता है, सुगंध से थका हुआ होता है, जिसमें किसान के बारे में बोल रहे हैं। शरद ऋतु अपने नाक में एक जहरीली गंध के साथ आती है, जिसमें नींद रहता है, एक तरह से कि नींद आता है बहुत ज्यादा काम करने के। वे लाल फूल होते हैं जिसकी अफीम की दूसरी पोपीज, मतलब अफीम होता है, यहाँ पर पोपीज दिया गया है, और दूसरी दवाएं बनाई जाती है। इसलिए जमीन की एक लंबी पट्टी का लगभग, जिस पर फसलों की कटी हुई और मुड़े हुए फल कटने से बच जाते हैं। कभी कभी शरद ऋतु कृषि मजदूर की तरह होती है, मतलब एक तरह से कृषि का कार्य भी बहुत ज्यादा होता है शरद ऋतु में। बहुत सारे बचे हुए टुकड़े इकट्ठे होते हैं और उन्हें अपने सिर पर रख लिया जाता है। इस तरह कवि ने शरद ऋतु को एक मजदूर के रूप में वर्णित किया है। शरद ऋतु को यहाँ पर एक किसान भी बताया, मजदूर भी बताया। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु एक मजदूर है जिससे चौकस रहना है, जो कि फलों और पत्तियों के भरे सिर के साथ धारा को देखा है। अन्य समय में शरद ऋतु साइडर प्रेस, यहाँ पर साइडर प्रेस होता है जिससे यानी कि सेब से जो रस निकाला जाता है, एक तरह शराब बनाने वाला मशीन होता है, यानी कि फलों से रस निकालने वाला साइडर प्रेस होता है जो सेब से रस निचोड़ता है। शराब बनाने के लिए भी देखा जाता है इसको। और यहाँ पर कवि बोलते हैं कई घंटों के दौरान मशीन में रस और गोदा धीरे धीरे बाहर आता है। किस तरह से साइडर प्रेस, अवोजिंग मतलब होता है किसानी के टाइम। अब तीसरा स्टेंजा को हम लोग समझते हैं। तीसरा स्टेंजा में कवि क्या बोल रहा है? Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them, though hast thy music too. While word clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plain with rosy hues. Then in the baleful choir the small nights mourn among the river swallows born aloft or sinking as a light wind lifts or dies, and full ground lamps loud bleat from hilly born. Hedge cricket sings, and now with treble soft and red breast whistle from the garden croft, and gathering swallow tutor in the sky. अब तीसरा स्टेंजा में कवि क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। यहाँ कवि बोल रहे हैं, वो दुख, यहाँ पर दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि बसंत यहाँ नहीं है। यहाँ पर कवि है जो पूछते हैं कि बसंत की विशेषता वाला संगीत कहाँ है, जो बसंत ऋतु में संगीत बजाया जाता है वो कहाँ है। और उनसे खुद को एक प्रश्न पूछना दोहराते हैं, खुद से एक प्रश्न को पूछकर दोहराते हैं कि वह कहाँ है, मतलब बसंत ऋतु का संगीत जो होता है वह कहाँ है। कवि ने बसंत और उसके विशिष्ट संगीत के बारे में न सोचने का सुझाव दिया, क्योंकि शरद ऋतु का अपना संगीत होता है, यहाँ ऑटम सीजन का एक अपना संगीत होता है। कवि ने संगीत की पृष्ठभूमि को एक दृश्य के रूप में वर्णित किया, जिसमें सुंदर छायादार बादल शाम के आकाश में फैले होते हैं और सूरज की रोशनी को इस तरह से छान लिया जाता है, खेतों की गुलाबी रंग डालता है ऑटम सीजन में, जिसकी कटाई हो चुकी होती है। संगीत में मच्छर शामिल है, यहाँ पर ऑटम सीजन में मच्छर शामिल है जो नदी के किनारे उगने वाले बीलों के बीच एक कोरस को शोकपूर्ण ढंग से गुनगुनाते हैं। मतलब किस तरह से मच्छर का जो आवाज आता है, झाड़ी में शरद ऋतु में मच्छर छिपे होते हैं नदी के किनारे, जो हवा की ताकत के अनुसार उठते हैं और गिरते हैं। वे मरते हुए दिन के कारण और साथ ही गर्मियों के अंत में करीब आने के कारण शोक मना रहे हैं। कौन? यहाँ मच्छर। कवि ने यह भी वर्णन किया है कि परिपक्व पूरी तरह से विकसित मेमने थे जो अपने पहाड़ी बाड़े में तेज आवाजें निकाल रही थी। इसमें झाड़ियों के गाते झिंगुर और एक लाल यानी कि छाली वाला पक्षी शामिल है, जिसको रॉबिन बोलते हैं, जो एक छोटे से बगीचे में धीरे धीरे सीटी बजाते हैं और अंत में अपने आवाजों को बढ़ाता हुआ झुंड में शामिल हो जाता है, जो अंधकारमय होता है, आकाश के सामने एक साथ उड़कर गा रहे हैं। यहाँ पर रॉबिन के बारे में बताया गया है जो आकाश में एक साथ उड़कर गा रहे हैं। And gathering swallow tutor in the skies,
इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो इससे आ सकता है एग्जाम में, ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, ऑड टू ऑटम कितने स्टेंजा कंसिस्ट करता है? तो 3 स्टेंजा है। यहाँ एक स्टेंजा में 11 लाइन है, फिर दूसरा स्टेंजा, फिर तीसरा स्टेंजा। तो इसमें ऑड टू ऑटम में 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजा है। द थीम ऑफ ऑटम, द थीम ऑफ ऑटम क्या है? ऑटम का थीम ही होता है फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी। सब चीज भर जाता, खेत खलिहान, वृक्ष, फल से, फूल से। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑड टू ऑटम का थीम क्या है, तो पोएम का थीम हो जाएगा नेचर एंड इट्स ब्यूटी, जबकि ऑटम का थीम है फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, किट्स वाज डैश पोएट। द किट्स एक रोमांटिक पोएट थे। ईच स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट, प्रत्येक स्टेंजा ऑड टू ऑटम में तीनों स्टेंजा में कितना कितना लाइन है? तो 11 लाइन है। तो ये होगा Who has been personified in Ode to Autumn? पर्सनिफाइड का मतलब होता है निर्जीव को सजीव बनाना, मतलब कि जो निर्जीव है उसको सजीव बनाना, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स बनाना। तो यहाँ पर पोएट है जो किसको पर्सनिफाइड कर रहे हैं? तो ऑटम को कर रहे हैं। और मैंने संबोधन करना, तो किसको संबोधन कर रहे हैं? ऑटम को, शरद ऋतु को। शरद ऋतु तो निर्जीव है, लेकिन इसको सजीव बना दिए, उसी से बात करने हैं, इसलिए बी इसका सही होगा, ऑटम। जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे हैं? ऑड टू ऑटम, एन एपिटाफ तो वाल्टर डी ला मेयर लिखा, द सोल्जर रॉबर्ट ब्रूक, फायर हाइम्स के अंदारूवाला लिखा, फायर हिम्स तक के अंदारूवाला। ऑड टू ऑटम जॉन किट्स लिखे हैं। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, क्या मेलो? फ्रूटफुलनेस नहीं, मेलो मतलब कोमल होता, फ्रूटफुलनेस मतलब फल से पेट भर जाता, लज जाता। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, किसके जाने के साथ ही ऑटम स्टार्ट होता? तो समर के जाने के बाद ही ऑटम स्टार्ट होता। जॉन किट्स वाज बोर्न इन, जॉन किट्स कब जन्म लिए थे? 1795। न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्री इन डैश, तो ट्री पर न्यू लीव्स और फ्रूट्स आ जाता किस सीजन में? तो ऑटम, शरद ऋतु में, ऑटम सीजन में। उसके बाद जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम, कौन लिखे? इसमें पोएम दिया हुआ, एन एपिटाफ लिखे हैं, ऑड ऑन ग्लेशियर रन, तो ऑड ऑन ग्लेशियर रन लिखे हैं, तब भी इसका सही होगा। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो कौन ग्रेट लवर ऑफ नेचर थे? प्रकृति से प्यार करते थे, तो जॉन किट्स, तो यहाँ पर ये होगा सही। एंड गैदरिंग swallow ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया? ऑड टू ऑटम से लिया गया, तो सी सही होगा। ऑड टू ऑटम इज, ऑड टू ऑटम क्या है? एक पोएट्री है, तो सी सही होगा। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, फ्रूटफुलनेस, सीजन क्या? फल का सीजन है, फल फूल भर जाता है ऑटम में, शरद ऋतु में, तो यहाँ पर सी सही होगा। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज टेकन बाय, रिटेन बाय, इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जॉन किट्स के द्वारा, तो डी सही होगा। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटेन बाय जॉन किट्स। ऑड टू ऑटम इज ए पोएम होगा, पोएट्री। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑफ द ट्री, किस सीजन में न्यू लीव्स और फ्रूट्स आ जाता है? तो यहाँ ऑटम सीजन में। एंड गैदरिंग swallow ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया? ऑड टू ऑटम से। व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन किट्स फर्स्ट पोएम, जॉन किट्स के फर्स्ट पोएम का क्या नाम था? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, तो सी होगा, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर होगा। उसके बाद है व्हेन वाज जॉन किट्स फर्स्ट पोएम पब्लिश्ड, जॉन किट्स का प्रथम पोएम, पहला पोएम कब पब्लिश्ड हुआ था? शुरू वाला लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, तो 1814 में, 1814 में हुआ था। व्हेन वाज पोएम्स पब्लिश्ड बाय जॉन किट्स, जॉन किट्स के द्वारा जो पोएम्स लिखा गया था, बहुत सारा पोएम का संग्रह है, वो कब पब्लिश्ड हुआ था? तो 1817, 1817 में। व्हाट वाज द एज व्हेन जॉन किट्स डाई, क्या उम्र था जॉन किट्स का जब मर गए थे? तो 26, उस समय 26 उम्र चल रहा था। विच डिजीज डिड जॉन किट्स डाई ऑफ, किस बीमारी से जॉन किट्स मरे? तो ट्यूबरक्लोसिस से मर गए थे, तब भी इसका सही आंसर होगा। ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में आ सकता है। अब वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।